So hello everyone, welcome to your channel Insights 15. Today we have with us Mr. Abhinav sir, who has joined recently NIACL AO in account streams in March 2024 itself. So they will be just providing you in-depth info about how to prepare for the account section, that is the specialist section. How to minutely prepare for that section for the OICL AO examination means that is going to help soon in next month itself. So let us start this journey. So very welcome, Avino sir, in our channel. Thank you, Animesh. Thank you. So let us begin this Q&A and tell us something about yourself, means your background and why you have joined this NISCL as an EU. से हेलो एवरीवन। मेरा नाम जैसे आप लोग फिर से जानते हैं कि माय नेम इज अभिनव राठौर और प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं, अराउंड से ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम दे चुका हूँ और कई सारे में क्वालिफाइड कर चुका हूँ। बट जितना एक्सपीरियंस पास होने का है उससे ज्यादा फेल होने का है, तो वो सारे एक्सपीरियंस मिला के जो है मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा। और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि वाई हैव जॉइन NIACL AO, तो इसके सब के आंसर डिफर करेंगे। और मेरा ये है कि एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन थी और अल्टीमेटली मेरे को करियर सेलेक्ट करना था, तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन है और बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मतलब ईच एंड एवरी फैक्टर, I decided to opt for this job since everyone feel proud of being a new Indian. So I do always, I do now. So this is the reason that I have joined NIACL. और बाकी जो है अनिमेश आगे क्वेश्चन पूछे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है, सो अकाउंट्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्शन फॉर यू. But we will talk यस। about other portion and account itself. So first, let us begin with the first section, that is the reasoning section, which accounts for a 40 marks, and the time allotted for this section is 30 minutes. So how you have prepared for NIACL, and what will you suggest for the next candidate for OICL? सी मतलब मेरा ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी वेल prepared for four things. Number one is maths. Since I am covering briefly all the things, maths. Number second is reasoning. Number third is GK, and number fourth is English. और राइट, तो रीजनिंग के लिए कुछ ऐसे आप पहले लिस्ट आउट चैप्टर कर लो कि जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो सीरीज के हो, चाहे वो जो है डायरेक्शंस के हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट के हो, और चाहे वो आगे जितने भी चैप्टर एक बार लिस्ट आउट कर लो। हर हर टॉपिक को आप फॉलो होना चाहिए और काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज आस्क इन द गवर्नमेंट एग्जाम की अलग तरीके तरीके क्वेश्चंस हो सकते हैं। डायरेक्शन एक लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 के, लेवल 3 के। तो आप लोग को टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाने और प्रैक्टिस करके जानी है। मतलब इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिकली फॉर NIACL। मैं सारे यूजली पढ़ता रहता था और NIACL का फॉर्म आया, भर दिया, पास हो गया। लकीली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया तो इंटरव्यू दे दिया। तो इट इज लाइक एवरीवन जर्नी। तो रीजनिंग में यही है कि पहले तो आप सारे चैप्टर्स जो है नोट आउट कर लो, और हर चैप्टर की अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यूट्यूब वीडियो देख लो किसी भी चैप्टर की, बट उस चैप्टर का A to Z हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अगर, और प्रैक्टिस करो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की। जितने बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, सेबी के, PFRD, नबार्ड के प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस अवेलेबल है रीजनिंग के। इवन SSC के क्वेश्चंस अवेलेबल है, UPSC के क्वेश्चन अवेलेबल है। तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आप इन सारे इंस्टीट्यूट या इन सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इट मींस जो है बाकी आगे PSU के लिए, OICL के लिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक हो जाएंगे। हाँ। ओके सर, सो दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ रीजनिंग. सर जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस नंबरिंग में अटेम्प्ट किया जाए, मींस जो आए उसी को अटेम्प्ट करें, पहले इजी इजी सर्च करके उसको अटेम्प्ट किया जाए, क्या आपका सजेशन रहेगा? सबके लिए वेरी करता है, ठीक है।
अभी जैसे मेरे को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से आता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। अदरवाइज और बाकी मेरे को जो अलजेब्रा थोड़ा टफ लगता है, तो इट विल डिफिकल्ट फॉर मी। एंड सेम थिंग वाइस वर्सा हैपेंस विद यू। तो यही चीज है कि जो आपको पढ़ते ना, आपको चैप्टर डिटरमाइन कर लोगे कि आपको ये मेरा अच्छा फेवरेट चैप्टर है, तो जो आपके फेवरेट चैप्टर है उससे आप स्टार्ट कर लो। और पहले तो अगर आपके जैसे कि विंडो ओपन होती है एग्जाम की, उसमें टाइमर चलता है, तो सबसे पहले व्हाट आई डू और व्हाट स्टिल आई डू और व्हाट आई डिड इन द एग्जाम। जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है रीजनिंग की, तो मैं पहले 5 से 10 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचता नहीं हूँ, चाहे लोग पेन उठा ले कुछ भी, मेरे को बहुत रिलैक्स माइंड से होता हूँ। 30 क्वेश्चन मैं पहले एक एक करके देखता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ा, बिल्कुल भी एक अगर देखते ही सॉल्व नहीं हो रहा हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हो, सारे क्वेश्चन देखो। और देखते में अगर कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन है जो पढ़ते ही सॉल्व हो गया, लाइक परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, या प्रॉफिट लॉस का हो गया, या एवरेज का हो गया, तो मैंने टिक कर दिया, जिसके लिए मैं 101% क्या, हाँ 150% श्योर हूँ, तो वो मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मेरे को एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए ओवरव्यू मिल गया, अच्छा ये क्वेश्चन आए हैं और रीजनिंग के, या ये क्वेश्चन आए हैं और इस डिफिकल्ट लेवल के हैं, अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने देखा ये मैं कर लूंगा, सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक मेमोरी सारी फ्लैश अप हो जाती है माइंड में कि ये चैप्टर मैंने यहाँ से पढ़ा था, इसके क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखे हैं, इसका ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। उसके बाद आप रीजनिंग में आप एबीसीडी जो आप लिखते हो उसका नंबरिंग करते हो, एक थोड़ा सा कॉमन डेटाबेस बना लो जिसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद फिर आप जो है उसके बाद आप जो है एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करो कि फिर आप पहला स्टेप लो, जो आप 100% श्योर हो उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर 30 में से आपके 15 भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 10 से 15, तो उसको वहीं स्टॉप कर दो। अगर उसके बाद फिर आप जो है ये सेम थिंग मैथ्स के करो, मतलब हर सेक्शन में एटलीस्ट मिनिमम बेयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओ। उसके बाद जो टाइम बचता है फिर आप जो एडिशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप रिस्क बफर है कि आप रिस्क लेना है कि गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट करी थी, और आप लोग भी चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं रीजनिंग के लिए या मैथ्स के लिए। तो दिस वाज फॉर द रीजनिंग एंड मैथ्स। लेट अस हैव अ लुक ऑन इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में काफी लोगों की क्वेरी रहती है कि ग्रामर रूल्स नहीं आते हैं हमको, जो फिलर्स आते हैं उसमें रॉन्ग हो जाता है या एरर डिटेक्शन में रॉन्ग हो जाता है। तो ग्रामर रूल्स उनको नहीं आते और ये उनका डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अफेक्ट करने वाला है ये चीज, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आएंगे तो एरर भी ज्यादा होने की संभावना है और मार्क्स भी कम मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में। तो क्या आप सजेस्ट करना देखो चाहेंगे? इंग्लिश इंग्लिश में व्हाट आई सजेस्ट कि इंग्लिश में अगर आपके 90% सही नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल, क्योंकि इंग्लिश ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जिसमें आपका आपको बारे से कट ऑफ पास करने में पास कराता है। इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी मैंने नहीं करी थी, सिंस थ्रू आउट माई पर्सनल बैकग्राउंड आई वॉज फ्रॉम आईसीएससी आईएससी, तो इंग्लिश मेरे लिए ठीक हो जाता था। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए इतना डर नहीं था। अगर आप लोग को इंग्लिश में कोई चैलेंज है, तो फिर आप इंग्लिश की आप बेसिक यूट्यूब वीडियोस इतने अवेलेबल रहती है, आप एक दो वीडियोस देख लो, उसके बाद मॉक प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ। यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से उसको टैकल करना है। उसके बाद एक दो मॉक टेस्ट दो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप इंग्लिश का कोई कोर्स वगैरह खरीद सकते हो यूट्यूब पे या किसी भी इंस्टीट्यूट से स्पेसिफिक तैयारी के लिए, वरना बहुत ज्यादा इंग्लिश का लोड लेने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्ट में अगर आपकी इंग्लिश एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डिस्क्रिप्टिव में व्हाट आई सजेस्ट कि आपको कोई फैंसी एडवांस इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है, ना आपको टेक्निकल जार्गन यूज करने की जरूरत है, क्योंकि इफ यू यूज टेक्निकल जार्गन तो इट विल बी कैपेबल ऑफ गिविंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड दैट विल बी ट्रबल एग्जामिनर कुछ और, आप कुछ और कहना चाह रहे हो, एग्जाम में कुछ और लग रहा हो, तो वो आपको फिर काट देगा। तो इसलिए बहुत बेसिक इंग्लिश चाहिए होती है, बट ग्रामर, पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, और दो पैराग्राफ के दो जॉइंटर्स होते हैं वो किस तरह से लगने हैं, वो थोड़ा सा आप जब इसके लिए आई वुड सजेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर लो 10 से 15 दिन तक, उसके उससे आपको एक इंग्लिश रीडिंग की हैबिट मिल जाएगी। एंड उसके बाद भी आपको कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे। इफ यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको जो इकोनॉमिक्स के न्यूज पढ़ोगे, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स, और व्हाट इज हैपनिंग एज पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट लेवल, तो कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे, कुछ डेटा मिल जाएगा। कॉप कॉन्फ्रेंस हुई है या पॉलिटी में जो है वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है बिल पास हो रहा है, या एनवायरमेंट में जो है बिल पास हो रहा है, या जो है और जो है जिस तरह से रिलेटेड न्यूज चल रही है या कुछ कॉमन पॉइंटर्स हैं, वो आपको उसका डेटा भी मिल जाएगा, तो वो एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपका जैसे प्रीलिम्स निकला है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है, तो उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दो जितने दिन है, क्योंकि कुछ तो फायदा मिलेगा एटलीस्ट। तो सर एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी इंग्लिश सेक्शन के ऊपर कि हमको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या रीडिंग पे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या चीज? ग्रामर
पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हाँ, ग्रामेटिकल रूल्स पूरे पता हो हमको, या रीडिंग सेक्शन पे रीडिंग बहुत अच्छी हो? देखो ये दोनों कॉन्करेंटली चलेंगे, कॉन्करेंटली दोनों चलेंगे। देखो आप लिखते हैं ग्रामर आपकी गलत है, या पंक्चुएशन आपका गलत है, फुल स्टॉप गलत है, या आप जो है कहीं जो है जैसे कॉमा के बाद जो है आप फुल स्टॉप के बाद आपका जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, बेसिक थिंग है। अगर आप क्योंकि आप ऑफिसर लेवल बनने जा रहे हो और आपको ये बेसिक थिंग नहीं आएगी, तो एक थोड़ा सा इंप्रेशन गलत पड़ेगा। दैट इज वाई ये चीज अगर आपको नहीं सब आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप आई प्रेफर कि यूट्यूब पे वीडियो देख लो। और नहीं कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है स्पेशली, तो एसएससी इंग्लिश की कोई कोर्स कर लो, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, उस पर फोकस किया जाता है। तो उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। क्योंकि हमारा क्या ना, हमारा हाँ, अगर आपको हमारे से रिलेटेड वीडियो नहीं मिला, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देख लो, तो अल्टीमेटली वो हेल्प करेगी आपको इंग्लिश में। तो दोनों कॉन्करेंटली चलेगी। रीडिंग आपको करनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो कि आप समझ पाए कि कैसे इंग्लिश लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, और कैसे जो है इंग्लिश लिखने का तरीका होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, किसी भी चीज को लिखने का, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत बखूबी निभाया जाता है। इंट्रो में जो है पूरा एक ब्रीफ, एक इंट्रो स्टाइलिश होना चाहिए, बॉडी में आपको मेन पॉइंटर्स होने चाहिए, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट पॉजिटिव नोट होना चाहिए, या कंक्लूजन एक जो है किसी चीज को जो है समराइज करे। तो कई तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं, तो वो आपको जो है ऐसे लिखने में, और आपको जो है लेटर लिखने में, और आपको जो है प्रेसी लिखने में हेल्प करेगा एटलीस्ट इंग्लिश में। So thank you very much for your valuable inputs in all the section except core. So let us have a query on core section. तो आपको पता ही होगा सिलेबस कैसा है इसका। सो आप गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। काफी क्वेरी आ रही है कि अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिकली हमको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत ही कम दिन बचे हैं, एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक है और अभी आई नहीं है, बट इट विल हेल्प सून। सो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर दिस? देखो OICL और NICL या कितने भी कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर कोई अकाउंट सिलेबस क्वेश्चन पूछता है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट, इट इज माई पर्सनल, आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही टेक्निकल या एडवांस क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि वो बहुत ही फिर एक जो है, क्योंकि हमारे में OICL मैंने देखा एलिजिबिलिटी CA है, CMA है, और बीकॉम भी है। तो बीकॉम जो पास आउट ग्रेजुएट होते हैं, उनको इतना मतलब टेक्निकलिटीज के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आई थिंक दिस विल क्रिएट अ डिस्पैरिटी विद देम, जो सीए लोग हैं। तो आई वो सजेस्ट कि बेसिक हर चीज का पता होना चाहिए, तक कि बेसिक गलत होना चाहिए। और जो रही बात स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज कहाँ से पढ़े, तो किसी सबसे पहला जो बेस्ट इंस्टीट्यूट का रिलाय वो ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसमें सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, फाइनल का नहीं लेना है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, उसमें अकाउंट के सब्जेक्ट्स हैं। आप सीए फाउंडेशन को उसकी विंडो खोलेंगे, आई विल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप अकाउंट्स का एक बुक है, उसकी आप PDF पढ़ सकते हो। वाई आई एम सजेस्टिंग, वो एक इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट का रिलायबल मटेरियल है, और उसमें जो लिखा है वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिखा है। तो और इसका दूसरा बैकअप ये है, कई सारे जो कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अगर क्वेश्चन पूछने होते किसी टॉपिक से, तो वह सपोज वी आर एग्जामिनर, हम लोग कोई क्वेश्चन पूछने हैं, तो वेयर हम कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे? हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर रिलाई नहीं कर सकते, तो हम किसी सरकारी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर रिलाई करेंगे। तो समटाइम्स इट हैपेंस, ICI की जो बुक के पीछे MCQs दिए रहते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से पूछे जाते हैं। यूपीएससी में IAS का बहुत 1993 का एक क्वेश्चन था, आई विल टेल यू, वो डायरेक्टली सीए फाइनल के एक साल पहले के सीए फाइनल से पूछा गया, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड विल फिगर ईच एंड एवरीवेयर, इवन मार्क्स भी सेम था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स, ICI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन डायरेक्टली पिकअप करते हैं, हो भी सकते हैं, इसके चांसेस रहते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के स्टडी मटेरियल से पढ़ो। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर इनपुट्स। एक लास्ट क्वेरी थी कि जैसे एग्जाम कल है तो उसके एक दिन पहले आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट, कि बहुत सारे मॉक दें या रेस्ट करें? देखो जब भी आप देखो जब भी आप अपना नोट्स पढ़ो, पढ़ाई करो, पहली बार करो, A4 साइज और ब्लैक ब्लू पेन, इसके जो भी आप रखो अपने पास, A4 साइज में उसका ब्रीफ नोट जरूर बनाते चलो। और वो नोट्स कब के लिए बनाने? वो नोट्स बनाने एग्जाम के एक दो दिन पहले रिवाइज के लिए, ताकि वो एग्जाम के दिन रिवाइज कर, एक मॉक वॉक देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा अननेसेसरी करे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, मटेरियल्स पढ़ोगे, अगर उसके पीछे बेसिक MCQ दिए हैं चैप्टर के एंड में, वो सॉल्व कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर ऑन।
क्योंकि मॉक में क्या है ना, मॉक इसके लिए उन लोग के लिए होते हैं जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया, जो मॉक ड्रिल करना चाहते हो, एग्जाम ड्रिल करना चाहते हो, तो उनके लिए आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स पास हो और भी गवर्नमेंट एग्जाम दे चुके हैं, तो यू शुड बी हैविंग अ सफिशिएंट एंड एम्पल एग्जाम एनवायरनमेंट एंड सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। तो इसलिए आप क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जरूर पिकअप करो किसी टॉपिक के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि आईएफआरएस टॉपिक दिया है, तो व्हाट आर द आईएफआरएस, क्या होते हैं आईएफआरएस का, क्यों लेके आए इंडिया में, यू शुड नो दैट। और आईएफआरएस क्यों लेके आए, और आईएफआरएस के इंडिया में इंडेस है। अब इंडेस को देखो, डिटेल में जाओगे तो बहुत बहुत सारे इंडेस है, डिटेल में इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई वुड सजेस्ट सबका लिस्ट, इंडेस कितने हैं, आईएफआरएस कितने हैं, उसका लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, और 1 का नाम ये है, 2 का नाम ये एक पेज पे लिख लो, उस पेज को रट लो और एग्जाम में एक दिन पहले उसको याद करके जाना। कुछ इंडेस हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, लाइक इंडेस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके आगे भी सिलेबस में दिया हुआ है, कैश फ्लो, फंड फ्लोस और रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। रेशियो एनालिसिस में फॉर्मुलेस होते हैं कि एक रेशियो को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इस रेशियो को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, करंट एसेट्स को निकालने के लिए करंट एसेट अपॉन लायबिलिटीज है, क्विक रेशियो को निकालने के लिए करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। एग्जाम में रेशियो के इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। और रही बात इनकम टैक्स और जीएसटी की, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनकम टैक्स में भी टीडीएस के जितने सेक्शन है, सेक्शन 192 से लेके और जितने हैं 195 196 तक जितने सेक्शन है, उनके नाम और उनकी लिमिट्स और उनका जो है कौन टीडीएस किसका काटता है, किस काटता है, किस लिमिट पे काटता है, लिमिट्स, टाइम लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और जो है रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्वेश्चन आते हैं कि 192 जो है उसका रेट कितना है, 195 किस चीज से रिलेटेड है, अगर जो है सेविंग पे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका टीडीएस कटा है, किस रेट पे कटा है, अंडर विच सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में टीडीएस सेक्शन। और टैक्सेशन में जो जीएसटी का पार्ट है, अगर आपके सिलेबस में है तो जीएसटी में जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सप्लाई क्या है, सेक्शन 7 क्या है, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है। तो ये सब अब पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ने के लिए यार कोई बहुत डेफिनेट सोर्स तो नहीं है। तो इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे देख लो, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, अब यूट्यूब पे डालो सर्च में, तमाम वीडियोस खुल जाएंगे, और वट एवर वीडियो यू वांट टू सी यू कैन सी। उसको पढ़ते टाइम नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट, मतलब ट्राई करो अगर आपका जो है 1 2 पेज में खत्म हो जाए नोट्स, और उस नोट्स में इंपॉर्टेंट करो। अब यदि आपने उसका मॉक दिया है और मॉक में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया जो आपने नहीं कर पाए, और वो टॉपिक आपके नोट्स में लिखा है, तो उसको रेड पेन से मार्क करो कि ये टॉपिक मेरे एग्जाम में आया था। तो इससे क्या है ना, आपके नोट्स में आपके जो मॉक के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन और आंसर भी आपके नोट्स में आ गए। तो आपके नोट्स, आपकी स्टडी नोट्स हो गए, प्लस मॉक हो गए, प्लस पीवाईक्यूज भी उसमें इनकलकेट कर लो, ये पीवाईक्यू का टॉपिक है, तो वो नोट्स आपके मल्टीपल पर्पस नोट्स हो गए, वो आप एग्जाम के टाइम रिवाइज कर सकते हो। ओके सर, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑल द व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड कि सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाके जरूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को और सर को सपोर्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम हमको देने के लिए और इतने अच्छे सजेशंस के लिए। तो काफी एस्पिरेंट की क्वेरी थी इसके पहले कि हमको एक सजेशन चाहिए इसके ऊपर कि कैसे मैं इसकी प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।